So yeah, hello and welcome to Execution IS. So in this video we will talk about my mains experience. So this was my first mains and it goes well. तो अपन इस वाले वीडियो में ये बात करेंगे कि ऐसे वाले पेपर में क्या चैलेंजेस आते हैं या क्या चीज़ें हैं जो अपने को पहले से तैयार करके रखनी चाहिए, ताकि आप इतनी मिस्टेक्स पहले कर लो ताकि आप जहाँ एक्चुअल पेपर हो उसमें आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ना करो। तो एक तो ये इस वाले वीडियो का मोटिव हो गया कि भाई दिस वीडियो कि अपने को क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या मिस्टेक्स है उनका सॉल्यूशन करना है, तो वो वाले अपन एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। तो इसमें चैलेंजेस सॉल्यूशंस वगैरह अपन सब देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले पेपर में क्या होता है, पहली बात तो ऐसे का सिलेबस यूपीएससी ने दिया है कि आपको टू द पॉइंट लिखना है, कंसाइज लिखना है, जो टॉपिक है उसके ऊपर ही रहते हुए लिखना है और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को वैल्यू दी जाएगी। ये सब चीज़ें लिखी हुई है, वो आपको पता होगी। और क्या होता है ऐसे के पेपर में, 2 ऐसे लिखने रहते हैं, सेक्शन 4 ऐसे में से एक ऐसे लिखना है, फिर अगले 4 ऐसे में से एक ऐसे लिखना है। और ये अभी ट्रेंड बन गया है कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई कि ये होता है। और 125 नंबर का एक ऐसे रहता है, 2 ऐसे 250 नंबर के होते हैं, 144, पहले 180 170 नंबर तक भी जाते थे ऐसे में। तो ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स भी आते कि ऐसे में किसी को 40 नंबर भी आए, 62 नंबर भी आए हैं, 2 ऐसे में। तो ये मतलब बहुत वर्सेटाइल पेपर है और बड़े डाइवर्स नंबर आते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये हो गया। अब ऐसे के पेपर को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है, तो अगर 14,000 बच्चे मेंस लिखते हैं तो उन 14,000 बच्चों में से 3,000 बच्चे इंटरव्यू देते हैं और उन 3,000 बच्चों में से 1,000 बच्चों की रैंक लगती है। और उसमें भी अगर आपको टॉप रैंक्स चाहिए तो आपको टॉप में आना पड़ेगा कैटेगरी के हिसाब से, 200 400 जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से हो, टॉप 100 टॉप 10 जो भी आपको लगे हो। तो ये 1,000 बच्चे रहते हैं। जो ये 3,000 बच्चे हैं ये प्रतिभा सेतु तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें से भी 2,000 बच्चे पहुँचेंगे क्योंकि 1,000 की रैंक लग जाती है। तो ये अपना एक बेसिक मैथ्स हो गया कि 14,000 में से 3,000 बच्चे इंटरव्यू तक जाते हैं, ठीक है, और 1,000 की रैंक लगेगी। ये बात हो गई। तो अब मेंस कितने नंबर का होता है? मेंस होता है 1750 मार्क्स का, जिसके नंबर जुड़ते हैं, और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। तो अगर अपन रफली सोचें तो 85%, ये कुछ 80 और 84 के बीच में आता है, पर अपन रफली सोच रहे हैं कि 85% मार्क्स जो है आपकी एग्ज़ाम मेरिट रैंक का 85% है, वो आपका मेंस है। तो इसलिए अपने को मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। इंटरव्यू आपका 25% ही है। ये हो गया। तो अब अगर मेंस 85% है और 85% मार्क्स आपके यहीं से डिसाइड होंगे, और अगर 85% मार्क्स है और अगर 7 पेपर अपन मान रहे हैं जिनके मार्क्स जुड़ते हैं, तो इस 85% को 7 से डिवाइड कर दो आप। 15 5 पिचक 15 से 105, 14 13 से 3 91 होता है, 12 7 84। तो एक पेपर अपना 12% है। तो ऐसे का पेपर आपका 12% है, 12% मार्क्स आपके ऐसे से बनेंगे। तो व्हाट पॉइंट आई वांटेड टू मेक हेयर इज़ कि अगर 85% मेंस है और उसमें से एक ही पेपर आपका 12% है, तो इस पेपर को 12% वाली इज्जत देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर 85% और आपको रैंक लगानी है और आपको टॉप रैंक में आना है, तो आपको जो ये 14,000 बच्चे दे रहे हैं मेंस, और इसमें से जो 3,000 बच्चे इंटरव्यू देंगे, तो आपको अगर 14,000 से जो 3,000 सिलेक्ट हो रहे, तो इस 3,000 बच्चों में से भी आपको टॉप 1000 में अभी आ जाना है, सो दैट कि आप इंटरव्यू के टाइम इसमें और मार्क्स ऐड करके टॉप 100 में से भी आप टॉप 400 या टॉप 200 या टॉप 100 में आ सके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जो 14,000 बच्चे हैं जिनने मेंस लिखा, उसमें से अगर 3,000 इंटरव्यू दे रहे, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप ये 3,000 बच्चों में से भी टॉप 1,000 बच्चों में आ जाओ, ताकि इंटरव्यू में भी आप उनको बीट करके और अच्छी रैंक लगा सको।
क्योंकि गेम तो ये 85% मार्क्स का मेंस का ही है। तो फिर बात आती, फिर अपन कहते हैं ना कि एक एक नंबर की गेप है, एक एक नंबर का मैटर होता है। 40 नंबरों से आपका 100 रैंक डिसाइड हो जाती है, 100 रैंक का ऊपर नीचे हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न। और इसमें अगर एक और अपन वो और ज़्यादा रेशनली सोचें तो इसमें मेंस में आप बाहर हो गए मेंस लिख के, तो वो अच्छा चांस है कि आप इंटरव्यू गए और इंटरव्यू में आप बाहर हो गए और 5 दिन बाद आपको अगला प्रीलिम्स देना है। तो मौत आ रही है तो पहले ही मौत आ जाए, इतने भ्रम के बाद मौत ना आए। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पर ये वाले टारगेट अपने को लेके चलना है कि अगर आप 14,000 बच्चों ने मेंस दिया तो उसके जो टॉप 3,000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे, तो इस 3,000 में से भी आपको टॉप 100 में आने की 1000 में आने की कोशिश करना है, सो देट कि आपकी रैंक भी लग जाए अच्छी और आपका केडर एडर वाला बेटर भी सब सुलझ जाए। ये तो बाद में आप लड़े झगड़े कर रहे हो, वापस नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, रैंक सुधार कर रहे हो, आप जमाई राजा रैंक सुधार में बैठ रहे हैं, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ऐसे का पेपर 12% है तो उसको ऐसे को 12% अपने को सम्मान देना चाहिए। मैं सारथी वाले ग्रुप में भी था, सृजन वाले ग्रुप में भी था। तो इसमें एक ऐसे से रिलेटेड बच्चों का जो एक बेसिक डाउट आता है, वो डाउट ये आता है कि सर हमने तो एक भी ऐसे नहीं लिखा है, और ये मतलब मेंस के कुछ 15-20 दिन पहले की बात है कि हमने तो एक भी ऐसे नहीं लिखा है, स्कूल लेवल पे हम अच्छा ऐसे लिख लेते थे तो हम क्या डायरेक्ट वहीं पे जाके ऐसे लिख देंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो 12% इज्जत दी जानी चाहिए 12% इज्जत नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो ये है कि एक भी ऐसे नहीं लिखा, फिर टीचर या मेंटर जो भी रहता बोल देते कि बस आप तो एक ऐसे लिख लो और थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करके चले जाओ, यू विल डू गुड। आपने जीएस का कंटेंट पढ़ा है तो वही जीएस का कंटेंट यूज़ कर लेना, रिसाइकल कर लेना, आपका ऐसे सही जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिक कि ये होता है, और ये कुछ बेसिक रीजंस है कि क्या दिक्कत आती है। पर किंतु परंतु ऐसे के पेपर में दिक्कत क्या आती है कि जैसे कि भाई 3 घंटे का पेपर, 180 मिनट का पेपर है, राइट। अब इसमें यह है कि अगर आप 90 मिनट भी एक एक ऐसे को दे रहे हो तो आप इसमें 15 मिनट ब्रेन स्टॉर्म करोगे और आउटलाइनिंग करोगे, बच्चे जो 75 मिनट्स, तो 75 मिनट्स आप लिखोगे, विल राइट द ऐसे। फिर उसके अगला सेकंड ऐसे, और सेकंड ऐसे में भी सेम टाइम, या आप जो भी 15 मिनट को 10 कर सकते हो, 80 मिनट लिख रहे हो, ये लिखते हो। पर वहाँ पर टॉपिक आते एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसॉफिकल इन नेचर। ऐसे के पेपर में जो दिक्कत आती है वो मैं आपको पहले तो सारी दिक्कत एक साथ बोल देता हूँ। आपका पहले ऐसा बहुत अच्छे लिख पाओगे आप, और ये पहला ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम भी टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि आप शुरू में आप हमेशा अच्छी पिक्चर बताते हो। अपन रिलेशनशिप में भी आते तो शुरू में वो हनीमून फेस आता है, सब अपनी अच्छी गुड साइड बताते हैं। तो पहले ऐसे में टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और दोनों ऐसे को बराबर टाइम देना, तभी अच्छे नंबर आएंगे। आप एक ऐसे में तो आग लगा दो और दूसरे ऐसे में पानी डाल के आ जाओ, उससे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो पहला ऐसे अच्छा जाता है, पर दूसरे ऐसे में आप, ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऐसे में आपने इतना सोच लिया कि दूसरे ऐसे में आप सोच ही नहीं पा रहे हो। तो ये आता है कि यहाँ पे एक तो टाइम का इशू रहेगा, टाइम कम रहेगा आपके पास। एक ये रहेगा कि आइडियाज़ आपके कम रहेंगे, और आखिरी का टाइम रहता है तो फिर एक प्रेशर भी बिल्डअप होने लग जाता है। सेकंड वाले से प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। ये रीजंस रहते हैं। तो व्हाट टू डू, पहली बात तो आपको ऐसे किए 2 से 3 या 5 एफएलटी आपको है ना प्रैक्टिस करने चाहिए। और ये एफएलटी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ये 2 ऐसे को एक साथ प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि एक ऐसे लिख लिया और उसको चेक करा लिया, आप दोनों ऐसे वाला सिमुलेशन जो भी बोलेंगे इसको, उसको आपको सिमुलेट करना है। कि कोई भी एफएलटी लिख रहे हो तो उसमें दोनों ऐसे वाली एफएलटी लिखो आप, और आप दूसरे वाले ऐसे पे ज़्यादा फोकस करो कि इसमें मेरे कम मार्क्स आए, ज़्यादा आए, इसमें और क्या ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ताकि तभी आप जाके दोनों निबंधों को बराबर सम्मान दे पाओगे। एक ये हो गया सेकंड ऐसे, और ये वाला हो गया। इसमें ये ब्रेन स्टॉर्मिंग और टाइमिंग वाला हो गया, ये अपन ने सॉल्व कर लिया। फिर आगे बढ़ते हुए, अब
एक बात रहती है कि जहाँ पे स्ट्रेस आ जाता है या बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है। आप फिर स्ट्रेस और प्रेशर में आके क्रम्बल भी कर सकते हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? यही है कि प्रैक्टिस ब्लडी वेल। आप पहले से बहुत सारे एफएलटी दे लो। ये हो गया, एक तो प्रैक्टिस वाला हो गया। दूसरा ये है कि आप माइक्रो इम्प्रूवमेंट पे काम करो। और वो माइक्रो इम्प्रूवमेंट पे कैसे काम करना है? जैसे कि आपने कैसे लिखा कि शिक्षा सिर्फ दीपक नहीं जलाता, लोगों के दिल में आग लगा देता है, ऐसा कोई टॉपिक है। या कोई ऐसा इशू है कि मानवता के बिना विज्ञान अंधा है, विज्ञान के बिना मानवता अधूरी है। इन दोनों का मतलब बैलेंस के ऊपर कुछ टॉपिक आया है, या ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसे। तो अगर आपने इन दोनों टॉपिक पे ऐसे लिखा है और फिर आपके उसके ऊपर आपने चेक करवाया और उसके ऊपर जो कमेंट्स दिए, तो आपको क्या करना है कि इन कमेंट्स के आधार पे इन ऐसे को या तो रीराइट करना है, या जहाँ जहाँ पे आपको गलतियाँ बताई गई उन गलतियों पे आपको काम करना है, मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। सो दैट कि आप जो मिस्टेक्स हुई आप उसको करेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। जीएस के पेपर में मिस्टेक्स आराम से करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है कि एग्जांपल्स आप ऐड कर लो, फैक्ट्स रट लो, और बहुत कुछ रहता है जो इधर का उधर कर सकते हैं अपन। पर यहाँ पर ऐसे में लैंग्वेज का गेम होता है, तो वो लैंग्वेज पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आर्टिकुलेशन का गेम है, तो ये आर्टिकुलेशन आपको सुधारना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको जो गलतियाँ बताई गई उन गलतियों पे आपको काम करना है, उसको रीराइट करो, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करो। जो टॉपिक आपने लिखे उसी से रिलेटेड जो दूसरी गुड कॉपी से आप उनको देखो और उनका आर्टिकुलेशन सीखो। अच्छा, ये मैंने ऐसे लिखा पर ये बंदे ने ऐसे लिखा है, इसकी भाषा ऐसी है, इसने कौन से एनेक्डोट्स यूज़ करे हैं, कौन से एग्जाम्पल सेट करा है, इनका इंट्रो कैसा था, इनका कंक्लूज़न कैसा था। तो इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। जितनी गलतियाँ आप कर रहे हो उससे अच्छा ये है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख जाओ। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये दूसरों की आप गुड कॉपीज से सीखो, ठीक है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपको लगेगा कि ऐसे के लिए इतना टाइम नहीं देना चाहिए, पर आपको इतना टाइम देना चाहिए। तीसरा ये है कि अगर आप कोई जो टॉपर कॉपी से और जिनको बहुत अच्छे नंबर आए ऐसे में, तो उनसे आप आर्टिकुलेशन सीखो कि वो कैसे अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आइडियाज़ को वो अपना जमा के लिखते हैं, और कैसे वो एनेक्डोट्स को जो मेन टॉपिक है उससे जोड़ के लिख देते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको काम करना है, सो दैट कि आपका खुद का आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज वगैरह सीखे नहीं, मतलब सुधरे। अगर अपन जो मॉडल आंसर रहेंगे उनके ऊपर ही आप डिपेंड करोगे ऐसे में, तो वो एआई जनरेटेड मॉडल आंसर्स रहते हैं और वो आप खुद भी जनरेट कर सकते हो। पर ऐसे मॉडल आंसर का गेम नहीं है, ऐसे आर्टिकुलेशन का गेम है कि आप अपने आइडियाज़ को कितने अच्छे से लिख पाए। आप जो आपने सोचा, व्हाट यू थॉट, और जो आपने लिखा, व्हाट यू रोट, उसके बीच में गैप रहती है, और इस गैप को आप आर्टिकुलेशन के थ्रू ही ब्रीच कर सकते हो, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया। ऐसे में यही 4-5 मेन चीज़ें करनी रहती है। फिर आता है कि एक ऐसे में कौन सी अप्रोच से ऐसे वगैरह लिखें, इसमें वो सब बातें चलती है कि एक पेस्टल अप्रोच होती है, एक हाई जी पेस्टल अप्रोच होती है, एक टाइमलाइन अप्रोच होती है, एक जीएस पेपर वाइज अप्रोच होती है, एक एसडीजी अप्रोच होती है, एक इंडिया अप्रोच होती है कि कोई समस्या आई है तो उसके ऊपर आप इंडिया में वो समस्या कब से थी और अब कैसे चीज़ें बदल गई है। तो ऐसे करके ये 5-10 अप्रोचेस होती हैं। टाइमलाइन हो गया, जीएस पेपर्स वगैरह हो गया। तो अब आपको कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए और कैसे क्या लिखना चाहिए, इसका भी वही सिंपल सा आंसर है कि आप ऐसे की प्रैक्टिस करो और आप लिखते रहो, तो आपके पास वो
इन सब अप्रोचेस का एक मिक्स्ड फॉर्म आपका खुद का पर्सनल यूनिक बन जाएगा और वही मिक्स्ड फॉर्म को आपको यूज़ करना है। तो ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप ऐसे में प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद से आर्टिकुलेट करोगे, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे और उतनी ज़्यादा गलतियाँ भी आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और कहाँ से कहाँ तक जाना है, अप्रोच की बात कर ली अपन ने, मुँह कैसे करना है, आर्टिकुलेशन का गेम कैसे करना है, सेकंड ऐसे वाला गेम कैसे करना है। सेकंड ऐसे वाली बात आपको वही बता सकता है जिसने खुद ने वहाँ पे टाइम क्रंच झेला हो। तो होप यू विल वर्क ऑन दिस। ये हो गया। और इसमें क्या लिखा है, बहुत ऐसे प्रैक्टिस करना है, जो ब्रेन स्टॉर्म करा उसके बीच में ये गैप को ब्रिज करना है। स्किल है, इसके लिए स्किल्स को सुधारना है, मिस्टेक्स में करना है, ओरिजिनलिटी के लिए बार बार प्रैक्टिस करना है, पेजेस में प्रैक्टिस करना है, टॉपर कॉपीज़ आपने जो लिखा उसमें से करना है। ठीक है, उनमें से जो टॉपर कॉपी वगैरह से एड ऑन करके आपको आपके नोट्स में कर लेना। एक ये है कि जो एग्जाम्पल्स है उसको आप घुमा फिरा के दूसरे एसेस में भी यूज़ करना है। जैसे साइंस और ह्यूमैनिटी वाला है तो उसको आप एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको आप थॉट्स क्रिएट अ वर्ल्ड एंड उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको सीखना है। और ये कब सीखोगे? जब आप राइट करोगे। इसे टाइम बाउंड मैनर में राइटिंग का ही गेम है। हो सकता है बहुत धुआंधार ब्रेनस्टॉर्म कर लो आप, पर क्या आप उसको ठीक से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो टाइम बाउंड मैनर में, और क्या वो नंबर आ पा रहे हैं आपको। तो ये ऐसे में वही गैप रहती है, उस गैप को ब्रीच करना रहता है। ठीक है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर लेते हैं कि विचार एक दुनिया खोजता है और एक दुनिया बनाता भी है। एक ये वाला ऐसे लिखा था मैंने, और एक ये है कि जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। कि सफ़र में ही रहना है, और यही है कि आप अगर किसी मंजिल को पा लेते हो तो उसके बाद मंजिल की वैल्यू नहीं रहती है। तो इस वाले ऐसे पे बात कर लेते हैं। विचार एक दुनिया बनाता है और एक दुनिया खोजता है और एक दुनिया बनाता भी है। तो ये वाला इससे क्या कहना चाह रहा है? तो एक तो ऐसे में अपने को ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए, तो इसका एक बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आपके पास 2-3 बंदों का अच्छा पीयर्स का ग्रुप है और जिनके डाइवर्स ऑप्शनल है, तो वहाँ पे आप उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। या अगर वो भी नहीं आपके पास, तो आप एआई के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, अगर आप इतना टाइप करके या इतना कुछ वॉइस करके उनके साथ टसल कर सको तो। ठीक है, या फिर आप किसी मेंटर को बता दो कि मैंने ये ब्रेनस्टॉर्म किया, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, नहीं सोच पा रहा हूँ। या आप टॉपर कॉपी में से किसी टॉपर का ऐसे उठाओ, उसके ऊपर आप खुद से ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर लिखो, और फिर उससे आप चेक कर लो कि मैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस वाले ऐसे में क्या कहना चाह रहा है कि विचार एक दुनिया खोजता है और एक दुनिया बनाता भी है। तो ये वाला एक कंप्लीट सेंटेंस है कि एक तो विचार माने कि आपके मन में कुछ थॉट आया, उस थॉट पे आपने काम करा, कुछ खोजा आपने, और जो आपको कुछ मिला उसको आपने बनाया भी, सही मतलब कर्म भी करा उस पर। तो ये वो वाला ऐसे है कि भविष्य के राज्य मस्तिष्क के राज्य होंगे, जो एक PYQ ऐसे में। तो यही है कि विचार भी करना है और उस विचार की परिणति में कुछ कर्म भी होना चाहिए। तो यही बेसिक सा ऐसे ही है कि कैसे कोई विचार आता है, उससे कुछ नई दुनिया बनती है, और फिर उस पर काम भी होता है। कि लोकतंत्र, पहले राजतंत्र था, फिर धर्मतंत्र आया, फिर लोकतंत्र बना, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती आ रही है। फिर जो एक कोई भी एक चीज़ है उसके अंदर भी चीज़ें बदलती रहती है। लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र है तो उसमें फिर संविधान की बात होने लगी, संविधान में भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, संविधान को हम जीवंत दस्तावेज को बोलते हैं। फिर इसमें आर्टिकल 21 के इतने चेंजेस हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो ये है कि एक निरंतर प्रक्रिया है, और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है विचारों के माध्यम से। ठीक है, एक ये हो गया। और कर्म
वही है कि कर्म भी करना बनना भी चाहिए, सिर्फ विचारों से नहीं होगा। तो यही वाला ऐसे है, मतलब आप आर्टिकुलेशन देख लेना इसका। 10-15 दिन हो गए ऐसे लिखे, शायद ज़्यादा हो गए, तो अब याद भी नहीं रहा मेरे को। तो जीएस के दूसरे पेपर्स पे भी अपन बात करेंगे, पर ये ऐसे वाले पेपर पे अपन ने बात कर ली है। तो एक अपन क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ऐसे आर्टिकुलेशन का गेम है, और आर्टिकुलेशन एक स्किल है, और इस स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। और वो कैसे डेवलप करना है कि आप जोन से भी टॉपिक पे लिखा आपने, और उस टॉपिक पे जो भी आपकी गलतियाँ बताई, आप उन गलतियों पे काम करो। जो ऐसे लिखा उसी पे आप जो गुड कॉपीज़ है उन कॉपीज़ को देखो, और उससे एड ऑन करो, और देखो कि आपने कैसे आर्टिकुलेट किया, सामने वाले ने कैसे आर्टिकुलेट किया। और सेम आप टॉपर कॉपीज से भी देखो, और उनका आर्टिकुलेशन सीखना है आपको, उनसे लैंग्वेज सीखना है, हाउ दे यूज़ एनेक्डोट्स, उनने कंक्लूड कैसे करा है, स्टार्ट कैसे करा है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर ये आपको रिवार्ड्स देंगे, और हाई रिवार्ड्स देंगे। ठीक है, ये हो गया आर्टिकुलेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सेकंड ऐसे में टाइम क्रंच रहता है, आइडियाज़ ख़त्म हो सकते हैं, बहुत कुछ होता है, तो आपको इस पे भी ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा कि टाइम मैनेजमेंट वाली बात हो गई है, और अपन ने क्या बात की, और ऐसे में सेम मटेरियल को, सेम एग्जांपल्स को दूसरी जगह कैसे यूज़ करना है वो भी आपको सीखना है। नहीं तो अगर आप हर ऐसे में कुछ खुद का नया मटेरियल ढूंढने जाओगे, तो आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा, और आप कंटेंट कलेक्टर बन जाओगे। और आप कंटेंट कलेक्टर बन गए तो फिर वहाँ पे आप कौन सा थॉट लिखे, कौन सा नहीं लिखे, और उसमें आप डिसीजन पैरालिसिस में चले जाओगे, और उस डिसीजन पैरालिसिस में आपका टाइम चले जाएगा। और ऐसे के लिए वही 3 घंटे मिलते हैं, आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, क्या करा, इस 3 घंटे में गेम करके आना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंटेंट की जगह आपको सेम कंटेंट को अलग अलग जगह कैसे यूज़ कर सकते हो, उस पर आपको फोकस करना है। आप सेम कंटेंट को बार बार यूज़ करोगे तो ही आप बेस्ट आइडियाज़ को 2 एसेस के बीच में आप आराम से बिखेर के आ जाओगे, अच्छे पॉइंट्स। और अगर आप बहुत सारा ही मटेरियल हो गया तो फिर आप बिखेर ही नहीं पाओगे ठीक से। ठीक है, ये हो गया। बाकी कि कौन सी अप्रोच से लिखना है, तो मिक्स्ड अप्रोच आ जाएगी, और वो टाइम के साथ आ जाती है। तो उसके लिए आपको एफएलटी प्रैक्टिस करना है, जिसमें दोनों ऐसे हो, ऐसी वाली एफएलटी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये हो गया। अप्रोच में तो मिक्स्ड अप्रोच आपकी खुद से आ जाएगी, और अगर बहुत कुछ अप्रोच आ भी नहीं रही है तो आपने कौन सी अप्रोच से लिखा वो मैटर नहीं करता है, आपने उस अप्रोच को कितनी अच्छे से निभाया है वो मैटर करता है। ये हो गया। और जो भी एब्स्ट्रैक्ट ऐसे रहते हैं उसमें ये आपको पता हो, क्या कोई टीचर की वीडियो देख के आपने को काउंटर व्यू देना है, प्रेजेंट में उससे रिलेटेड क्या सिनेरियो चल रहा है, वो विचार आज कैसे प्रासंगिक है, और उस विचार से रिलेटेड चीज़ें फ्यूचर में क्या हो सकती है, ये चीज़ें अपने को लिख के आनी है एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में भी। और जो कंक्लूड करने का तरीका है, तो कंक्लूड आपको वही पॉजिटिव लाइन पे करना है कि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करेंगे, India@2047 की बात करेंगे, इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात करेंगे, भविष्य के लिए भी निर्माण करके जाएंगे ताकि उनको भी दिशा दे सके, मानवीय मूल्यों की बात करना है, समावेशिता की बात करना है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इन चीज़ों पे आपको कंक्लूड करके आना है। ठीक है, तो ये ऐसे वाले पेपर पे अपनी बात हो गई। जीएस के पेपर पे अपन किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। होप यू आर डूइंग वेल एंड एवरीथिंग in your family is also doing well. Peace out.